नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 7वां सेट को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करेंट अफेयर्स का भी आपको अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये 6 हो जाएगा इसका आंसर। यानी पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में 6 लोगों को मिला है। इसमें जो है पर्यावरण के बचाव हेतु सर्वप्रथम यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में सम्मेलन किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि किसी खास दिन को जो है निर्धारित किया जाए, जिसे हम पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मना सके। और यह पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस जो है घोषित किया गया। अब गोल्डमैन की बात करें तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 6 क्षेत्रों यानी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका और अंत में द्वीपों तथा द्वीपीय देश के जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को मान्यता देने के लिए सम्मानित किया जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा जो है की गई थी। 2024 की बात करें तो 2024 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन सऊदी अरब देश में मनाया गया, जिसका थीम था मरुस्थली से निपटना। 2024 में वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों को 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता को समृद्ध जंगलों को बचाया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यह हो जाएगा नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसे लाभान्वित मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का जो है इसका गूगल क्रोम महात्म्य में 2 MB के यूआरएल के आकार को अनुमति देना है, जिसमें 200 से 48 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस को उत्पादन करता है? तो यह हो जाएगा यकृत। यानी यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन के अम्लीय से क्षारीय बना देता है। पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण करना है। यह वसा के अणुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय 3 प्रकार का एक एंजाइम निकलता है अग्नाशय से, जिसमें है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो यह हो जाएगा बाइनरी। यानी कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है
जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति है, जैसे द्विधारी संख्या पद्धति है, ऑक्टल संख्या पद्धति है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति है, जिसमें बाइनरी संख्या ओ और 1 है, जिसमें ओ का अर्थ ऑफ तथा 1 का अर्थ ऑन होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इन्हीं संख्याओं का उपयोग कर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो ये 1951 में जो है किया गया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संसद में 1950 यानी 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इस कारण इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक हो गया। 9वीं अनुसूची में विरुद्धवाद नहीं लाया जा सकता है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषयों को जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि 24 अप्रैल 1973 में पूर्व 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया विषयों पर वाद नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसके बाद लाया गया विषयों पर वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा राज्य में से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के पुरी यानी जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इस नवकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। परंपरा अनुसार नवकलेश्वर का कार्य तब किया जाता है जब आषाढ़ मास आधी मास होता है। यह प्रायः 8 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद या 19 वर्ष बाद आता है। ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा यानी 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 18 के सी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स की छूट भी मिलती है। इस योजना में बच्चे की उम्र 10 साल होने से पहले कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपये में खुल सकता है, जो वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि फूल में गर्भ केसर डैश है। तो ये हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। यानी फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधों में अलैंगिक जनन होते हैं। एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन यानी मुकुलन द्वारा होता है और हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा की बात करें तो अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। पुमांग तथा जयांग जो है पुष्प के आवश्यक जनन अंग है और जयांग पौधों का मादा जननांग है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा जेम्स गोलिसिलंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार जेम्स गोसिलंग द्वारा किया गया था। जावा को 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में
रिलीज किया गया। C यानी उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है 1972 में वाले लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम द्वारा जो है किया गया था, यानी C++। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है। गोदावरी नदी नासिक जिले के मैंजक गांव की पहाड़ियां से निकलती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का सहायक नदियां पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये जो है विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। और इसी तरह देखते हैं जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग टाइफाइड है, बुखार है, हैजा है, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया आदि है। वायरस के कारण कौन से रोग होते हैं? तो वायरस से होने वाले रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स आदि है। फंजाई से होने वाला रोग रिंग वर्मा, एथलीट फूड आदि है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है, कालाजार है, निंदाणु है, व्याधि आदि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण कार्य जो है 1954 में प्रारंभ हुआ, जो 1960 ईस्वी में बनकर जो है पूरा तैयार हो गया था। रावतभाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनवाया गया। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में जो है स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध यानी 261 मीटर है। कोसी प्रोजेक्ट भारत सरकार और नेपाल सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है। JL नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण आदि है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक करवाए थे सांची के स्तूप का निर्माण। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का रेलिंग सुंग काल में बनाया गया और बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप जो है बनवाए। स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक है। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में जो है राजप्रसाद का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त। और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता भी थे बिंदुसार। चाणक्य का बात करें तो चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इनका गोत्र कौटिल्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में किया गया था।
इसी तरह कुछ देख लेते हैं। परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है, जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गिरी है, ये जो है महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी ये रावतभाटा में है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी बुलंदशहर यानी यूपी में है। काकरापार परमाणु विद्युत गिरी ये सूरत के जो है गुजरात में है। कैगा परमाणु गिरी विद्युत गिरी कर्नाटका में है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या है? ये ऑपरेशन शक्ति है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। 11 मई एवं 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु बम का परीक्षण किया गया। 18 मई 1974 को भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 1974 के परमाणु परीक्षण में प्लूटोनिक ईंधन PU 239 का उपयोग हुआ था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया गया था। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर जो है आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता कहलाती है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता कहलाती है। धातुओं को पतले जो है चादर के रूप में ढालने की विशेषता आघात वर्णनीयता भी कहलाती है। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्य एवं तन्य धातु है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु भी है। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अकबर कब सम्राट बना था? तो ये हो जाएगा 1556 ईस्वी में। अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना और अकबर का शासन काल 14 फरवरी 1556 ईस्वी से 25 अक्टूबर देर रात्रि 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरुदासपुर के कल्लानौर में हुआ। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर यानी मध्य रात्रि 1605 को पेचिश रोग के कारण मृत्यु हो गई। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से कश्मीर के अमरकोट के शासक बीरसाल के महल में हुआ था। भारत के इतिहास में अशोक और अकबर को महान शासक भी कहा गया। अकबर ने 1662 ईस्वी में दास प्रथा को भी समाप्त किया था। अकबर ने 1553 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में कलीमानूर गांव में हुआ था। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुआ। राजा रवि वर्मा की महत्वपूर्ण चित्र है संगीत सभा, शकुंतला, दमयंती, हंसा संभाषण, अर्जुन व सुभद्रा, कृष्ण शिष्टाई, विचारमग्न युवती, भिखारी कुटुंब, संतनु और मत्स्यगंधा, कवन ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या, नायर जाति की स्त्री एवं विरह व्याकुल युवती, ये सब जो है इनका प्रसिद्ध जो है महत्वपूर्ण इनका चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो 2016 में जो है शुरू किए गए थे। नीति आयोग की स्थापना यानी योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान में भी नीति आयोग के जो है PM होते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को 2015 में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है INSAT में 1B को कब शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1983 को, यानी INST 1B को 1983 में शुरू किया गया था, जो एक भारतीय संचार उपग्रह था। स्वदेशी तकनीकी में निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। भारत का मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपण यान यानी PSLV-C-25 के द्वारा जो सफलतापूर्वक छोड़ा गया था और भारत ने अपने पहले चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को किया था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को की गई थी और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को जो है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये 1859 को जो है दबाया था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 को दबाया था, जिसमें 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने ऑफिसरों पर गोली चलाया। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया, जिसमें 1857 के सैनिक विद्रोह का सेनापति जनरल बत्तख खां था। 1857 का सैनिक विद्रोह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के आसपास तक सीमित था। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग की शांति की घोषणा से सैनिक विद्रोह का समापन माना जाता है। 1857 के सैनिक विद्रोह के शहीद होने वाले अंतिम सेना नायक तात्या टोपे थे, जिसमें 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जून 2020 की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो ये है 1121, यानी जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा 1121 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है, जिसमें जुलाई 2021 में भारत के तेलंगाना राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को तथा गुजरात राज्य में स्थित सिंधु सभ्यता कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत में कुल 43 विश्व धरोहर स्थल है, यानी सितंबर 2024 के अनुसार। इनमें से 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 60 स्थलों के साथ इटली में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत जो है 43वें स्थानों के साथ 6ठे स्थान पर है। 40वां विश्व धरोहर हड़प्पा सभ्यता का शहर सिंधु सभ्यता का धौलावीरा है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल है। कर्नाटक का होयसला मंदिर परिसर भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। जुलाई 2024 तक 168 देशों में कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल स्थित है, जिनमें से 933 सांस्कृतिक है, 227 प्राकृतिक है और 39 जो मिश्रित संपत्तियां हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये अक्टूबर 2005 में जो है प्रभावित हुआ था। आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ। सूचना का अधिकार 2005 में हुआ था, लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में प्रदर्शित और जवाबदेही में वृद्धि हुआ। आरटीआई से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। आरटीआई की धारा 13 में सूचना आयुक्त एवं उनके सेवा शर्तें का जो है उल्लेख है। आरटीआई के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किया जा सकता है। अपवाद भी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो यह है सीमेंट। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। सीमेंट का मुख्य संघटक लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एवं जिप्सम है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग जमने की दर को कम करने के लिए किया जाता है। सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जमने की दर को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो ये 164 जो है देश सदस्य है। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक बहुपक्षीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार की देखरेख करता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केस समझौते के तहत की गई, जिसमें टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट की जगह ली, जो वर्ष 1948 से लागू था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया। तो ये 2003 में जो है शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना की घोषणा वर्ष 2003 में स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी। 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन 12 अप्रैल 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो ये मलाला यूसुफजई हो जाएंगे। मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान का महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के प्रबल समर्थक हैं। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 ईस्वी को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 में मलाला यूसुफजई को दिया गया। आई एम मलाला यानी द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय द तालिबान नामक पुस्तक मलाला यूसुफजई की आत्मकथा है। मलाला यूसुफजई की बायोपिक फिल्म गुल मकई है, जिसका निर्देशक H.E. अहमद खान है। हर साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो है डैश में फहराया गया था। तो ये कोलकाता हो जाएगा। यानी 1906 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। भारत का गैर आधिकारिक ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था।
उस समय झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पाटियों से बनाया गया। 1907 में मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। यह झंडा 7 तारे वाले सप्तऋषि तारे था। होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने झंडा फहराया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था। तो ये कोलकाता हो जाएगा। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में लाया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्पे थे। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है और अक्टूबर 1937 में भारत को फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया। वर्तमान में भारत में 25 गो उच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया, जिसमें इसका स्थापना सचिचंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा जो है किया गया था। HRA की ओर से 1 जनवरी 1925 को दी रिवोल्यूशनरी नाम के इश्तहार जो है छापा गया। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटना घटित हुआ। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया। सचिंद्र सन्याल के द्वारा बंदी जीवन जो है पुस्तक की रचना जो है किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? तो ये जो है कृषि क्षेत्र पर जो है ध्यान था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक सफलता मिला। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ यानी रूस में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 ईस्वी में जो है पंडित JL नेहरू के अध्यक्षता में बनाई गई थी। 1966 से 69 के काल में एक वर्ष की 3 एक वर्षीय योजना को योजना अवकाश कहा गया और 1978 में जनता दल द्वारा जो है अनवरत योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो ये भीष्म शाहिनी हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस की रचना भीष्म शाहिनी द्वारा किया गया। तमस उपन्यास का संबंध भारत का विभाजन से है। यशपाल झूठा सच उपन्यास लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास का विषय वस्तु भारत विभाजन से है, यानी यशपाल का जो है झूठा सच उपन्यास लिखी गई है, जिसमें त्रिलोचना शास्त्री द्वारा कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखी, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र हिंदी का प्रसिद्ध आलोचक भी थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थित तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है? तो हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की हाइड्रोस्टैटिक्स की शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुण धर्मों से संबंधित। भौतिक विज्ञान की ऊष्मा गति की शाखा से ताप और ऊष्मा तथा इसके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है।
प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। खगोल भौतिकी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना तथा उसके भौतिक लक्षणों का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसमें 10 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन है। भारत संयुक्त राष्ट्र का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सदस्य था। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार भी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया? तो ये 1928 में आया है। साइमन कमीशन 1928 में जो है भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। भारतीय वैधानिक आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के नेता थे। साइमन कमीशन सभी 7 सदस्य गोरा था, इस कारण इसे श्वेत गोरा आयोग भी कहा जाता है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस कारण भारतीयों ने जोरदार विरोध किया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए 30 अक्टूबर 1928, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। साइमन कमीशन और बटलर समिति के रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? इसकी 7.35 से 7.45 तक होती है। इसी तरह देखते हैं कुछ पदार्थ है उसका पीएच मान, जैसे नींबू का, तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका 2.4, शराब का 2.8, टमाटर का 4, मानव मूत्र का 6 होता है, मानव लार का 6.5, मानव रक्त का 7.3। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष यूएस डॉलर यानी 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो अमीर देश कहा जाता है इसको। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष यूएस डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अमीर देश कहा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार 2.15 अमेरिकन डॉलर से कम प्रतिदिन अर्जन करने वाले को अत्यधिक गरीब की श्रेणी में रखा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आय वाला देश कतर है। भारत को विश्व विकास रिपोर्ट में निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल किया गया है। अब विश्व बैंक ने विकसित और विकासशील के बीच बांटने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। अब कम और मध्यम आय वाले देश विकासशील देश कहे जाते और ज्यादा आय वाले देश विकसित देश कहलाते हैं। नई श्रेणीकरण व्यवस्था के अनुसार विकसित देशों को अब जो है उच्च आय वाले देश कहा जाता है, जिसमें विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग आधा भाग जो है उत्पादन करता है। उड़ीसा का कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर आदि यानी जिलों में बॉक्साइट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में बॉक्साइट का बृहद जमाव उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर केंद्रित है। भारत के बॉक्साइट उत्पादन में गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट टर्शियरी काल की
लेटरिट शैलों में पाई जाती है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया भी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो हो जाएगा 1900 में। नहीं, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग जो है लिया था। प्रथम ओलंपिक खेल आधुनिक तरह की 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। भारत सर्वप्रथम 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। भारत सर्वप्रथम 1928 में एक्सटर्म ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 48वां स्थान भी प्राप्त किया और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भी जीता। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यूएस ने जीता है, जिसमें कुल पदक था 113। इस ओलंपिक में चीन 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। 2024 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ, जिसमें पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर जो है